सबसे बड़े राज्य और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। सभी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी कोटे के 24 सीटों पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। सीईसी की बैठक के बाद जारी हुई दूसरी सूची के आए एक सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। लगातार इंतजार हो रहा है कि तीसरी सीईसी कब होगी, तीसरी और बाकी सूचियां कब तक जारी होगी। उन सांसदों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं जिनके नामों की घोषणा नहीं हो सकी, जिनके नाम लिस्ट में आ चुके हैं। वो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं और पार्टी का आभार व्यक्त कर रहे हैं और तन मन धन से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। अभी तक जारी हुई सूची की अगर बात करें तो बीजेपी की पहली सूची जारी हुई 2 मार्च। कुल उम्मीदवार जो घोषित हुए 195, इनमें उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार थे कुल 51। इसी तरीके से बीजेपी की दूसरी सूची जब रिलीज हुई वो थी 13 मार्च को। कुल उम्मीदवार उसमें 72, उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार उसमें एक भी नहीं थे। बीजेपी की तीसरी सूची का तारीख फिलहाल तय नहीं है। कुल उम्मीदवार अभी भी इंतजार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार जो हैं उनका इंतजार भी इस वक्त बड़ी बेताबी से हो रहा है। पहली सूची आने के बाद पार्टी ने स्पष्ट किया कि जिन सांसदों के प्रदर्शन अच्छे नहीं रहे उनके टिकट काट दिए जाएंगे। कई स्तर पर पार्टी ने सर्वे कराया, कई दौर का मंथन हुआ, जिसके बाद बीजेपी के सीईसी की बैठक हुई और पहली सूची जारी की गई। अब आपको बताते हैं कि उस दौरान किस तरह से उम्मीदवारों के नाम का चयन किया गया। उम्मीदवारों के नाम का जो सिलेक्शन है एक प्रोसेस के थ्रू हुआ। नमो ऐप से इसका सिलेक्शन हुआ है। पीएमओ ने नमो ऐप पर जनता से सांसदों के बारे में फीडबैक लिया। नमो ऐप पर 3 सर्वाधिक लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम पूछे गए। सर्वे के जरिए जिताऊ उम्मीदवार तय करने के लिए 4 से 5 सर्वे करवाए गए। बीजेपी ने सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों को हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट मांगी। एक सर्वे राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने करवाया, एक सर्वे संगठन महासचिव बीएल संतोष ने प्रोफेशनल एजेंसी से करवाया। गृह मंत्री अमित शाह भी एक सर्वे को लेकर के सीईसी की बैठक में मौजूद रहे। मंत्रियों की ड्यूटी लगी। संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। मंत्रियों ने सांसदों के बारे में रिपोर्ट ली। रिपोर्ट को प्रदेश स्तर पर चुनाव समिति की बैठक में रखा गया। आरएसएस का फीडबैक भी बैठक में रखा गया। चुनाव समिति हर संसदीय सीट पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया गया। बैठक से पहले हर राज्य के कोर ग्रुप की बैठक हुई। हर सीट पर संभावित उम्मीदवारों के नामों की चर्चा हुई। सीईसी की बैठक में राज्यवार उम्मीदवारों के नाम का चयन किया गया। तो ये एक पूरा प्रोसेस था जिसके थ्रू उम्मीदवारों का चयन हुआ। बीजेपी की पहली सूची से पहले चर्चा थी कि कई बड़े चेहरे इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। शुरुआती दौर में तो अपुष्ट सूत्रों से यहां तक खबर आ रही थी कि 35 से 40% सांसदों के टिकट काट दिए जाएंगे और हुआ भी वैसा ही। पहली सूची में पार्टी ने 33 मौजूदा सांसदों के नाम काट दिए। जानकारों का मानना है कि इन उम्मीदवारों का टिकट उनके क्षेत्र के माहौल और उनके बड़बोलेपन के कारण कटा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और रमेश बिधूरी इनमें से एक हैं, जिनकी गलत बयानी उनके टिकट कटने का कारण बन गई। दिल्ली में इनके टिकट कटे हैं रमेश बिधूरी, हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा और मीनाक्षी लेखी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को टिकट काट करके प्रवीण खंडेलवाल को उतारा गया। पश्चिमी दिल्ली सीट से 2 बार के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उनकी जगह कमलजीत सहरावत को टिकट मिला। वहीं दिवंगत भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली सीट से उतारा गया। यहां से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की टिकट काट दी गई। लिहाजा आने वाली लिस्ट में इसका खतरा बढ़ गया है कि सबसे ज्यादा डर उत्तर प्रदेश को लेकर ही है। उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी को 24 उम्मीदवारों के नाम अभी भी तय करने हैं। किन चरणों में कि कितनी सीटें बाकी हैं ये भी आपको बताते हैं। दूसरे चरण की 3 उम्मीदवार सीटें बाकी, तीसरे चरण में 5 उम्मीदवार, चौथे चरण में 2 उम्मीदवार, 5वें चरण में 5 उम्मीदवार, छठे चरण में 5 उम्मीदवार, 7वें चरण में कुल 4 उम्मीदवार। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 5 सीटें अपने सहयोगियों को दी है और बीजेपी ने अपने हिस्से की 75 सीटों में से 51 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। ऐसे में अब 24 सीटें बाकी रह जाती हैं। तो अब आपको बताते हैं वो सीटें कौन सी हैं जहां अभी तक उम्मीदवार तय नहीं हुए और वहां से बीजेपी सांसद इस वक्त उधेड़-बुन में होंगे कि ना जाने क्या होगा, ना जाने सीईसी में उनकी कौन सी कमी उनके टिकट कटने का कारण बन जाए। इन सीटों पर इंतजार है अभी भी। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, कानपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, बहराइच, केसरगंज, सुल्तानपुर, फूलपुर, इलाहाबाद, मछली शहर, भदोही, देवरिया, बलिया और गाजीपुर। तो बीजेपी को इन शेष 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना है और इन 24 सीटों में से 19 पर बीजेपी का कब्जा है। 5
जो सीटों पर उसे वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं वो बीजेपी के लिए इस बार भी बेहद इम्पोर्टेंट। 2019 में बीजेपी की हारी हुई 5 सीट कौन सी थी? रायबरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, मैनपुरी और गाजीपुर। इन 5 सीटों पर तो जाहिर है कि पार्टी नया प्रत्याशी देगी और उनके लिए पार्टी अपने स्तर पर मंथन कर चुकी होगी। इनमें संभावनाएं होंगी, विनिंग फैक्टर नजर आ रहा हो ये इंपॉर्टेंट है, उसकी लॉटरी निकलेगी। लेकिन 24 में से जीती हुई 19 सीटों पर पेच फंसता नजर आ रहा है। दिल्ली में पार्टी ने एक झटके में 4 सांसदों के टिकट काट दिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए जारी होने वाली अगली सूची में इन सीटों के उम्मीदवार का दम फूल रहा होगा, ये तय है। जीती हुई सीटों में से कुछ ऐसा है कि जिन पर भाजपा के हेवीवेट सांसद अभी भी हैं। उत्तर प्रदेश की सस्पेंस वाली जो सीटें हैं वो कौन सी हैं? कैसरगंज, ब्रिजभूषण शरण सिंह, सुल्तानपुर मेनका गांधी, गाजियाबाद जनरल वीके सिंह, पीलीभीत वरुण गांधी, प्रयागराज डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, कानपुर सत्यदेव पचौरी, देवरिया रमापति राम त्रिपाठी, बदायूं संघमित्रा मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद पुत्री संघमित्रा मौर्य की बदायूं सीट पर भी भाजपा ने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि संघमित्रा को उनके पिता की सजा मिल सकती है और इसके अलावा कुछ और सिटिंग सांसदों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। बागपत सीट को आरएलडी को देने के बाद यहां से भाजपा के सांसद सत्यपाल सिंह को वहां एडजस्ट करती है और इस पर भी निगाहें टिकी होंगी। पार्टी की अगली सूची आज या कल जारी होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में कुछ नामों की चर्चा भी सियासी गलियारे में है और पार्टी मुख्यालय में होने लग गई है। कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जो बेहद चौंकाने वाले होंगे। मेरठ सीट पर रामायण एक्टर अरुण गोविल और कैंट विधायक अमित अग्रवाल को टिकट दिया जा सकता है। गाजियाबाद सीट से मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह के साथ साथ अनिल अग्रवाल या अनिल जैन के नाम पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा इलाहाबाद सीट पर पूर्व नौकरशाह संजय मिश्रा और योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी का नाम भी चर्चा का विषय है। जहां इस बार रीता बहुगुणा जोशी को टिकट मिलने की संभावनाएं नहीं है और इसी तरीके से गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा के नाम पर भी चर्चा है। एक अन्य महत्वपूर्ण सीट पर मौजूदा सांसद मेनका गांधी का टिकट कटने की संभावनाएं हैं और सुल्तानपुर से सपा विधायक मनोज पांडे के नाम पर चर्चा चल रही है। देवरिया सीट से जोर आजमाइश कर रहे मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी को दोबारा मौका मिल सकता है और इसी तरीके से बलिया से नीरज शेखर या आनंद स्वरूप शुक्ल के नाम पर विचार किया गया है। कानपुर सीट से मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह और सतीश महाना के नाम पर चर्चा अभी भी चल रही है। एहतेशाम सिद्दीकी मेरे साथ कनेक्ट हो गए। एहतेशाम, मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? और जाहिर है जैसे हमने देखा है कि अभी जो हाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ बड़े चौंकाने वाले फैसले किए। अब ऐसे में जब 2024 का लोकसभा चुनाव है तो जाहिर है लोगों को ऐसा ही लग रहा है, ये इस तरह का मैंडेट बनता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी इस बार भी और इस चुनाव में लोगों को चौंकाने वाली है। जी हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची जारी की है उसमें तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले नाम नहीं है, लेकिन जो दूसरी लिस्ट आने वाली जो आज देर रात और कल सुबह कभी भी आ सकती है उसमें बहुत सी चीजें चौंकाने वाली हो सकती है। जैसा आप जिक्र कर रहे थे सुल्तानपुर से मेनका गांधी का, तो मेनका गांधी को सुल्तानपुर से न लड़ाकर पीलीभीत से उतारने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ प्रयागराज की बात करें रीता बहुगुणा जोशी की, वो सीट बदलनी है उसको। इसके साथ कानपुर की सीट को उसको चेंज करना है। गाजीपुर की सीट पर निगाहें हैं सबकी, देवरिया की सीट पर निगाहें हैं सबकी, गाजियाबाद की सीट पर सबकी निगाहें हैं, मेरठ की सीट पर सबकी निगाहें हैं। तो ऐसी तमाम सीटें हैं जो जिस पर प्रत्याशी के पत्ते खोलने बाकी हैं। खास तौर से उसमें 4 से 5 सीटें ऐसी जो बीजेपी की हारी हुई सीटें हैं और बाकी सीटें वो जीती हुई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये पूरी कोशिश जोर में है कि वो अधिक से अधिक सीटें जीत सके। अगर हम बात करें नॉमिनेशन की तो पहले चरण का आज तीसरा दिन है नॉमिनेशन फाइल होने का, 3 दिन निकल चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं पश्चिम में, वही कांग्रेस ने भी पत्ते नहीं खोले। तो कहीं न कहीं सस्पेंस बरकरार है और बहुत ही बैलेंस करके चलना है। एक पर 3 नाम है। अगर हम बात करें गोंडा ब्रजभूषण शरण की, तो उनकी भी सीट फंसती हुई नजर आ रही है। तो बहुत ऐसी सीट है जो फंसती हुई नजर आ रही है और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी आज देर रात तक उत्तर प्रदेश की 4
उन सीटों का भी नाम का ऐलान करेगी जिस पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें लखनऊ की भी सीट है, सोनभद्र की भी सीट है, तो उन चारों का भी इलेक्शन में नाम घोषित करना है। लेकिन जो फंसी हुई सीट है 2 दर्जन, उस पर भी अनाउंसमेंट करना है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो सेकंड लिस्ट आए उसमें उत्तर प्रदेश की सारी सीटों का अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि सहयोगी दलों की को जो सीट देनी थी वो पहले ही दे चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडर हैं, जो तमाम नेता है, वो भी चाह रहे हैं कि उनको सीट मिले। वो कहीं ना कहीं दबाव बनाए हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि देर रात तक या सुबह तक जो भी लिस्ट आती है उसमें चौंकाने वाला नाम कौन होता है, किसको जगह मिलती है, किसको कटता है। कई लोगों के नाम पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी में पत्ते तभी खुल पाते हैं जब उनकी लिस्ट आती है, और तभी डिसाइड हो पाता है कि कौन मैदान में उतरेगा। जी, तो एहतशाम, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? ये जो लिस्ट है, तीसरी लिस्ट, वो कब जारी होगी? और जहां तक अरुण गोविल का नाम है, क्या बीजेपी इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है? जो सेंटिमेंट्स है लोगों के राम मंदिर बनने के बाद, जाहिर है अरुण गोविल को लेकर के आज भी प्रभु श्री राम के रूप में लोग उन्हें देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या इस सेंटिमेंट को ला करके वोट बैंक की जो राजनीति है वो बीजेपी करती हुई नजर आएगी? जी, आप एकदम सही कह रही हैं कि अरुण गोविल को लाने की उसकी पूरी प्लानिंग है, क्योंकि उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक हवा है, और वो हवा राम मंदिर निर्माण के बाद आई। भारतीय जनता पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे कराया है, जो प्रशासनिक सर्वे कराया है, जो दूसरी एजेंसियों से सर्वे कराया है, उसमें इस बात को बहुत पुख्ता सबूत मिले हैं कि राम मंदिर निर्माण का असर हर घर में हुआ है कि राम आएंगे। ऐसे में अगर हम कोई ऐसा चेहरा राम का सामने उतार दें जिसका हमें खासकर साउथ में भी प्रभाव देखने को मिले, तो क्योंकि उत्तर भारत में तो वो बहुत मजबूत नजर आ रही है, लेकिन साउथ में कमजोर नजर आ रही, तो ऐसे में हम ऐसा चेहरा उतार दें जो कहीं ना कहीं राम का स्वरूप हो। और ऐसे में बीजेपी पक्का अपने अभी खोले नहीं, लेकिन खोलने में उसको गुरेज नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत से ऐसे स्टार उतार के फायदे उठाए हैं। तो ऐसे में एक चेहरा राम का उतार के वो चाहती है कि यूपी की 80 सीटों के साथ साथ वो दूसरे राज्यों पर इसका असर डाल सके, और दूसरे राज्य को भी ऐसा मैसेज दे सके कि जो तस्वीरें आपने राम की देखी है, हम प्रभु राम के चेहरे को ही मैदान में उतार दिए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट का ख्याल कर रही है, लोगों की भावनाओं का ख्याल कर रही है, और उसको पता चल चुका है कि जो हवा एक चल रही है राम मंदिर की, उसको कहीं ना कहीं हम 2024 में कैश कर ले। जी, और जो सिटिंग एमपीज हैं उनको लेकर के क्या संभावनाएं बन रही हैं एहतशाम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उन सिटिंग के कैंडिडेट्स के अगर टिकट काटती है तो कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में जब कोई सिटिंग कैंडिडेट का टिकट काटा जाता है तो बहुत खुलकर विरोध में नहीं आ सकता है। अगर हम विरोध की बात करें तो 2 लोग ही खुलकर विरोध में आ रहे हैं। एक विरोध हम पीलीभीत से देख सकते हैं, जो वरुण गांधी का। वरुण गांधी ने बाकायदा 6 सेट में पर्चे खरीदे हैं, 3 सेट अंग्रेजी के, 3 सेट हिंदी के, और उनके लोगों ने इस बात का संदेश भी देना शुरू कर दिया है कि वरुण गांधी पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के। एक वो चर्चित नाम है, दूसरा ब्रजभूषण का। ब्रजभूषण के लोग भी बहुत सतर्क है और मैसेज देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सीट उनके पास ही रहेगी। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो भी ताक में बैठी हुई है कि ये अपने पत्ते खोले तब उस हिसाब से अपनी प्लानिंग आगे की डिक्लेयर करें। तो ये 2 ऐसे नाम है जो खुलकर विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रीता बहुगुणा जोशी की, तो रीता बहुगुणा जोशी की काफी एज हो चुकी है, वो खुलकर विरोध नहीं करेंगी। वो सीट किसी और को जा देती है बीजेपी तो बहुत ज्यादा विरोध नहीं देखने को मिलेगा। कानपुर की सीट किसी को देती है तो बहुत ज्यादा उसका विरोध देखने को नहीं मिलेगा। गाजियाबाद की सीट बदलती है तो उसका विरोध देखने को नहीं मिलता है। सुल्तानपुर की सीट बदलती है तो उसका विरोध देखने को नहीं मिलता है। सौमित्रा की सीट बदलती है बताइए तो उसका विरोध देखने को नहीं मिलता है। गाजीपुर की सीट पर अगर वो किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारती नए चेहरे पर, उसका विरोध देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है और उसको देखते हुए उसको प्लान करना हुआ। अगर हम बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर की सीट बीजेपी जीतना चाहती है, क्योंकि वहां पे अफजाल अंसारी मैदान में उतरे हैं और मुख्तार की खराब छवि को लेकर उस सीट को जीता जाएगा। लेकिन जो जमीनी स्तर की बात करें, जो वो कहीं ना कहीं वहां पे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ज्यादा है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि वहां पर कहीं न कहीं ऐसे चेहरे को उतारा जाए जो वो सीट जीत कर आए। और ऐसे में एक बड़े चेहरे के बेटे का भी नाम सामने आ रहा है कि उनको भी टिकट दिया जा सकता है, वो भी लगातार दबाव बनाए हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ये प्लान पूरा बना चुकी है कि देर रात तक वो अपने बची हुई सीटों का अनाउंसमेंट कर दे, ताकि अब यूपी में उसको कोई दिमाग लगाना ना पड़े। क्योंकि जिस तरह से उसने अपने सहयोगी को सीट दिया है, उसमें
अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की, ओम प्रकाश राजभर ने अपने लड़के को सीट दे दी है घोसी से, वहीं समाजवादी पार्टी ने वहां से मजबूत प्रत्याशी उतार दिया, तो कहीं ना कहीं घोसी की सीट फंस सकती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो अपने कैंडिडेट को जिताने में कामयाब हो जाए। अगर उसकी सहयोगी की सीट फंसती है तो उसको कोई गुरेज नहीं है। जी। और एहतशाम, चूंकि सीटों को लेकर के जो इंतजार है वो लोगों का तेजी से बढ़ रहा है, और जिस तरीके से बीजेपी ने अभी जो सिटिंग एमपीज हैं उनके टिकट जब काटे हैं तो जाहिर है उनके अंदर डर भी है। हम देख रहे हैं जो मौजूदा सांसद हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार जब टिकट दे रही है तो किन किन फैक्टर्स पर ध्यान रख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है कि जो हमारा फीडबैक हमारे सांसदों ने खराब किया था वो हमने राम मंदिर बनाकर, राम को लाकर वो चीजें हमने ठीक कर ली है। लेकिन वो इन इलाके जैसे 2 दर्जन सीटें हैं जहां पे मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं वोट समाजवादी पार्टी को स्विंग होगा। दूसरी चीज है जो पिछड़ा वर्ग है, उसमें यादव समाज का वोट अखिलेश यादव को स्विप होता है। वहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो वोट बैंक काटेगी, तो वो वोट बैंक की राजनीति को भी ध्यान में रख रही है। साथ ही जो उसके नेता, जो उसके सांसद है, जो उसके मंत्री, उसके खिलाफ जो नाराजगी है उसका भी ध्यान रख रही है, और जो भी पार्टी के अंदर जो दबाव बना है, प्रेशर की पॉलिटिक्स हो रही है, उसका भी ध्यान रख रही है। तो तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान रख रही है कि इसको कैसे एडजस्ट किया जाए। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी कोई चुनाव होने नहीं है, 3 साल बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, और उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा काफी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने नेताओं को नाराज नहीं करना चाहती। वो जानती है कि अगर हमने पुराने नेताओं को नाराज किया तो उसमें ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं छटक कर जा सकते हैं। जैसे वरुण गांधी की बात की जा रही थी, वरुण गांधी के सामने समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। ऐसे में वरुण गांधी के लिए अब मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया तो कहीं ना कहीं उनके तरफ चारों तरफ से उनके रास्ते बंद हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपनी सारी सीटों को रिजर्व रखा। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, जबकि कांग्रेस पार्टी की भी लिस्ट बन के तैयार है। कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी पहले देर रात अपनी लिस्ट का अनाउंसमेंट कर दे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपनी बची हुई सीटें जो सहयोगी दल से समझौता हुआ समाजवादी पार्टी से उसको मिली, उस सीट का अनाउंसमेंट करे। और ऐसे में देखने वाली बड़ी हैरत अंगेज बात होगी कि आयन टाइम पर जब किसी का टिकट कटता है वो दोनों पार्टियों के संपर्क में वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। जी। और जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही है जैसे कि रायबरेली, ऐसे में बीजेपी को कोई ऐसा कैंडिडेट लेकर के आना पड़ेगा। हालांकि पिछली बार भी जो समीकरण है लगभग वही बैठे, राहुल गांधी चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई। लेकिन अगर रिपीट भी होते हैं ये कैंडिडेट्स तो क्या उसी मजबूती के साथ बीजेपी को वोट पड़ने वाले हैं? ये क्या फैक्टर होगा ये दिशा में? देखिए, जब हम अमेठी रायबरेली की बात करेंगे तो ये यहाँ पे चुनाव तकरीबन 5वें से 6वें चरण में जा रहा है, और ऐसे में यहाँ पारा आसमान पे होगा। और यूपी में जब पारा आसमान पे होगा तो वोट परसेंटेज 40% तक टिक जाएगा, और जो शहरी इलाकों का वोट होगा वो 10 से 15-20% में सिमट जाएगा। ग्रामीण इलाके में 40 से 50% वोटिंग जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भी बहुत बारीकी से मायने कर रही है, क्योंकि इलेक्शन काफी लंबा जा रहा है, और ऐसे में जो ग्रामीण इलाकों का वोट है वही पोल हो पाएगा, शहरी इलाके का वोट पोल नहीं हो पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि जो शहरी वोटर है भारतीय जनता पार्टी के वोटर है, और गर्मी में भारतीय जनता पार्टी के वोटर वोट बैंक की जो है ताकत है उसकी वो पूरी तरह से पोल नहीं हो पाएगी। तो वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान नजर आ रहा है। ऐसे में बहुत सोच समझ के वो प्लानिंग कर रही है कि जो वोट बैंक है वो अधिक से अधिक पोल किया जाए और उसमें उसका वोट बैंक पोल हो सके। इसलिए थोड़ा सा टिकटिंग की प्लानिंग में भी उसे काफी देरी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी ये सोच रही है कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते खोल दे ताकि हमें आसानी हो, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने पत्ते रिजर्व रखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आने के बाद ही कांग्रेस अपने 17 लोगों की उम्मीदवारों की लिस्ट का अनाउंसमेंट करेगी। लेकिन जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि देर रात तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने लिस्ट का ऐलान कर सकती है, क्योंकि नॉमिनेशन का वक्त धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं धड़कनें भी बढ़ती जा रही। वक्त बेहद कम है। पहले चरण की अगर हम बात करें, पहले चरण की वोटिंग में, तो पहले चरण की वोटिंग में अब 1 महीने से भी कम का वक्त है। ऐसे में अगर फर्स्ट चरण की वोटिंग में नॉमिनेशन पहले समय से नहीं होगा तो प्रत्याशी के पास वक्त नहीं रहेगा प्रचार प्रसार करने का। जी, लेकिन कांग्रेस खेमे में कैसी हलचल है सीट्स को लेकर के एहतशाम, क्योंकि रायबरेली और अमेठी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की। अब हमने पहले देखा कि स्मृति ईरानी जीती हैं, अमेठी से राहुल गांधी वहां से हार जाते हैं और फिर वायनाड पे वो पूरी तरीके से फोकस करते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट को छोड़ देगी? क्या किसी और प्रत्याशी को उतारने वाली है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की जो परंपरागत सीट रही है, चाहे वो अमेठी और रायबरेली, राहुल के अमेठी छोड़ने के बाद
हमें नहीं लगता है कि रायबरेली की दूसरी सीट पर प्रियंका गांधी उतरेंगी। तो परिवार से अब कोई यहां पे नहीं उतरने वाला, लेकिन परिवार का चेहरा किसी न किसी के रूप में उतारा जाएगा। और कांग्रेस के पास भी ये वक्त नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता नहीं बचा है, ग्राउंड लेवल के पदाधिकारी नहीं बचे। कांग्रेस सिर्फ ये चाह रही है किसी तरह समाजवादी पार्टी की नैया में बैठकर वो अपनी एक दो सीटें निकाल ले। और ऐसे में वो बीजेपी की रणनीति पर भी नजर रखे हुए है कि बीजेपी में से कोई ऐसा नाराज चेहरा हो जो नाराज हो और कहीं ना कहीं उसको अपने पाले में ले ले और उसका फायदा सेंटिमेंट हम बना लें। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। 40 से 50% वोटिंग होगी और 40 से 50% वोटिंग में जो प्रत्याशी मजबूत होगा, जिसकी ग्राउंड लेवल पर पकड़ होगी, वही प्रत्याशी जीत पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें राम मंदिर के बाद, तो कहीं ना कहीं हवा जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छी नजर आ रही है, लेकिन कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा टफ फाइट देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें जो तुरुप का मायावती जीत तो सकती नहीं है, लेकिन खेल सबका बिगाड़ सकती हैं। और मायावती ने अपने अभी तक कोई पत्ते नहीं खोल रखे हैं। मायावती भी चाहती हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी तमाम सीटों का अनाउंसमेंट कर दे, कांग्रेस अपनी 17 लोगों की लिस्ट का अनाउंसमेंट कर दे, उसके बाद हम अपने पत्ते खोले। तो मायावती की भी लिस्ट आनी बाकी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो चुनाव है वो बेहद घमासान है और 80 सीटों में जो सबसे ज्यादा सीटें पार्टी जीतेगी वही दिल्ली पर राज करेगी। जी बिल्कुल एहतशाम। और देखिए कुछ सीटें चौंका सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि कुछ सीट ऐसे भी हैं जिस पर बीजेपी सोच रही है कि अपने ऐसे प्रत्याशियों को उतारा जाए जो सीधा वोट बैंक की तरफ लेकर जाए। जैसे अरुण गोविल का नाम है, अरुण गोविल को बुलाया भी गया और जब राम मंदिर का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा जब मूर्ति की हुई, ऐसे में एक सेंटिमेंट पैदा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो जिताऊ सीट्स हैं उसके बजाते अगर देखें इस पूरे मामले को, तो बहुत ज़्यादा विनिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। लेकिन नॉर्थ बेल्ट में बहुत ज़्यादा कुछ करने को अब बीजेपी के पास है नहीं, क्योंकि जो सीटें उन्हें मिल रही हैं थोड़ी और मिल जाएंगी राम मंदिर के सेंटिमेंट को लेकर के। 80 लोकसभा सीटें, क्या लगता है उत्तर प्रदेश का समीकरण इस बार बीजेपी के पूरे फेवर में है या सपा का भी कुछ काम आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी से टक्कर लेनी पड़ेगी। वो सीटें हैं आजमगढ़ की सीटें हैं, वो है घोसी की सीट है, वो है आपको गाजीपुर की सीट है, वो सीट सहारनपुर की पड़ेगी, वो सीट मुरादाबाद की पड़ेगी। तो ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पे उसको टक्कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि मायावती अपने प्रत्याशी जरूर उतारेंगी, लेकिन मायावती के पास अब वो दम नहीं बचा है। मायावती का जो वोट बैंक है वो निचले लेवल का दलित वोट बैंक है और कहीं न कहीं वो बीजेपी की तरफ गया हुआ था। और ऐसे में अगर मायावती वोट बैंक काटती तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अरुण को मैदान में उतारने की प्लानिंग किया है, ताकि जो सेंटिमेंट है, जो राम के नाम पर हम वोट ले सकते हैं, उसको हम जलाए रखें। उसका फायदा हम 4 राज्यों के चुनाव में भी फायदा ले सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो उसमें कोई दो राय नहीं, अरुण अगर सांसद बनते हैं तो उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है, ताकि आने वाले 5 सालों में जिन जिन राज्यों में चुनाव उसका फायदा उठा ले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे मजबूत हथियार है वो है राम मंदिर, और पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश की अयोध्या राम मंदिर से लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो अच्छे से अच्छा स्कोर उत्तर प्रदेश में करे, लेकिन साथ में दूसरे राज्यों से भी अच्छी सीटें जीत कर आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो साउथ में अच्छा कार्य नहीं कर सकती है, दूसरे राज्यों में नहीं जी। लेकिन जो हिंदी बेल्ट है, चाहे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, हिमाचल प्रदेश की, वहां पर वो अधिक से अधिक नंबर बढ़ाना चाहती है। बॉम्बे में अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में उसके साथ सहयोगी दल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर हम सहयोगियों को मिला के चलते वो अधिक सीटें जीतते हैं। अगर हमारा संतुलन नंबर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं अच्छी कैबिनेट में जगह लेने के लिए हमारे ऊपर दबाव बना सकते हैं। जिस तरह के दबाव वो लगातार देख रहे, ओम प्रकाश राजभर आज दबाव की वजह से उनको कैबिनेट में जगह दी गई, उनको 3-3 विभाग दिया गया, ताकि वो पूर्वांचल में कुछ हलचल दिखा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वांचल के जानकार सूत्र कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अभी उन्होंने इससे पहले सीट हारी थी घोसी की, अब ऐसा ना हो जाए कि ये दोबारा जो सीट है लोकसभा की वो भी हार जाए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को मैदान में उतारा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अतुल राय मैदान में उतरे हैं, वहां की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प हो गई है। पूर्वांचल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ रहता है, तो बीजेपी हर चीजों को देख के चल रही, बहुत फूक कदम रख रही है और अधिक से अधिक नंबर यहां बढ़ाने का हर भल प्रयास कर रही है। बड़े चेहरे की बात करें,
हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो ये ऐसे चेहरे हैं जो आसानी से जीत जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और ऐसे चेहरे हैं जिनको जिताना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पर भी दबाव है, इसी वजह से उसको लिस्ट निकालने में देर हो रही है। लेकिन अब ये जानकार सूत्र बता रहे हैं कि देर रात को लिस्ट कभी भी आ सकती है और जैसे ही वो लिस्ट आएगी उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट का अनाउंसमेंट कर देगी। पंकज सिंह को लेकर के क्या सेंटिमेंट बन रहे हैं बीजेपी के? देखिए, कहीं ना कहीं दबाव है, पंकज सिंह की लॉबी भी दबाव बनाई हुई है। अगर हम बात करें तो कुछ नौकरशाह भी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से इस रामलहर में उनको टिकट मिले और वो चुनाव जीतकर आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह समझ लिया है कि वो फील्ड ग्राउंड लेवल पर ज्यादा टिकट काटेगी तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान खामियाजा भी उसको उतरना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सपा गठबंधन से उसकी लड़ाई नहीं है। जो एक लड़ाई है वो मायावती भी है, मायावती भी 80 सीटों में प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और मायावती का अपना एक वोट बैंक है और कहीं ना कहीं वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में बदलने में कामयाब हुई है और ऐसे में मायावती मैदान में उतरती है और कहीं ना कहीं कोई सेंटिमेंटल कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई ऐसी चीज होती है और वो वोट बैंक फ्लिप हो गया तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और ऐसा भी नहीं होता कि जो पार्टियां बहुत अधिक वोट परसेंटेज पा जाती है वो बहुत अधिक सीटों में कन्वर्ट होता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो लड़ाई बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगी और दो तरह की लड़ाई रहेगी। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करने वालों की रहेगी जो राम मंदिर के पक्ष में वोट जाएगा, दूसरा जो सरकार के विरोध में वोट करेंगे। तो ये जो लड़ाई है वो आमने सामने की है, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अब ये जो दूसरी लिस्ट आने जा रही है वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के भविष्य का फैसला करेगी और आगे की रणनीति तय करेगी।